गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज से हम बीपीटी थर्ड ईयर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है जनरल सर्जरी इंक्लूडिंग बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स गाइनकोलॉजी। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें इंक्लूड है, ठीक है, ये सब हम इसमें देखेंगे। बर्न इसमें क्यों है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी क्यों है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनकोलॉजी क्यों है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, और ये हम थर्ड ईयर में ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर में क्यों नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे, फिजियोथेरेपी हमें कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम बेसिक नॉलेज आज इस सब्जेक्ट के बारे में लेने वाले हैं। तो जैसा इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं, दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स फिजियोथेरेपी स्टूडेंट विद नॉलेज ऑफ सर्जिकल कंडीशन, बर्न मैनेजमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड वुमेन्स हेल्थ. It helps us understand the medical and surgical aspect of disease and the role of a physiotherapist in prevention and complication, early mobilization and complete rehabilitation of patient. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट सिर्फ सर्जरी या फिर बर्न, ठीक है, इन सब के बारे में नहीं बताने वाला है, बल्कि सर्जरी के बारे में, ठीक है, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, सर्जरी के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, के बाद और सर्जरी के बाद, ठीक, फिजियोथेरेपिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, क्या क्या उनके एम्स होते हैं, ठीक है, क्या उनको करना होता है, कैसे कॉम्प्लिकेशन वो प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं एक पेशेंट को, ये सब इसमें फिजियोथेरेपिस्ट कैसे कर सकता है। ठीक है, ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अभी जैसे इसमें दिया हुआ है आपका एम्स ऑफ द सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट का एम क्या है, टू अंडरस्टैंड डिजीज़ एंड सर्जिकल कंडीशन। पहले हम इसमें क्या समझेंगे कि डिज़ीज़, ठीक है, किसी डिज़ीज़ के बारे में, ठीक है, और फिर उसके सर्जिकल कंडीशन के बारे में, ठीक है, जैसे क्या डिज़ीज़ हुई है, फिर उसका कैसे हम सर्जिकल कंडीशन समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट का एम है। सेकंड क्या है, टू नो प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसकी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे की जाती है। नेक्स्ट है टू लर्न कॉम्प्लिकेशन एंड देयर मैनेजमेंट, कैसे मैनेज किया जाता है कॉम्प्लिकेशन से। ठीक है, नेक्स्ट टू प्लान प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन। ठीक है, हम फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, प्लान करेगा, ठीक है, प्लानिंग करेगा पहले कि कैसे उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, टू इम्प्रूव पेशेंट रिकवरी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब इसमें कैसे किया जाता है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट केवल एक्सरसाइज कराने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट की रिकवरी टीम का बहुत महत्वपूर्ण, ठीक, पर्सन होता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का मेन एम क्या है कि फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को सर्जरी, प्रेगनेंसी और वुमेन्स हेल्थ की बेसिक मेडिकल नॉलेज दी जाए, ताकि वो आगे सेफ और सही तरीके से पेशेंट का रिहेबिलिटेशन कर सके। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में सर्जरी के बारे में नहीं, बल्कि हमें कैसे सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले और सर्जरी के दौरान, ठीक है, फिजियोथेरेपी कैसे उसका एक रोल होता है, वो कैसे रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट केवल सर्जरी कराने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट की रिकवरी टीम का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पर्सन होता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस, जो इसका एम है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक्सरसाइज करवा दिया, रिकवरी करवा दी, ये नहीं, जबकि इसमें इस सब्जेक्ट का एम है, जो कि फिजियोथेरेपी स्टूडेंट
स्टूडेंट है वो इसमें क्या करेंगे, सर्जरी, प्रेगनेंसी और वुमेन्स हेल्थ की बेसिक मेडिकल नॉलेज इसमें दी जाती है, ताकि वो लोग क्या कर सके, जैसे आप लोग हैं, आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप क्या कर सकते हैं, सेफ और सही तरीके से पेशेंट का रिहैबिलिटेशन करा सकें, ठीक है, या फिर कर सकें। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्जेक्ट किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, किन किन पार्ट्स में ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट आपका ए है, ठीक है, पार्ट ए, जिसमें जनरल सर्जिकल इंक्लूडिंग बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ऐड है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सब्जेक्ट में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को पूरे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि जनरल सर्जरी में क्या है। इस पार्ट में हम सर्जरी से जुड़ी सभी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम सीखेंगे जनरल सर्जरी क्या होती है, कि किस सिचुएशन में सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है, और ऑपरेशन से पहले पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की केयर कैसे होती है, और अगर सर्जरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसे कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। एक फिजियोथेरेपिस्ट को सर्जरी वाले पेशेंट के साथ कैसे काम करना चाहिए, ठीक, ये हम जनरल सर्जरी में देखेंगे, ठीक है। और इसी में ही बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी भी है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में हम बर्न और प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है। तो इसमें हम सीखेंगे कि बर्न क्या होता है, ठीक है, बर्न क्या होता है, बर्न कितने प्रकार के होते हैं, बर्न की डिग्री क्या होती है, बर्न पेशेंट की इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, जो बर्न पेशेंट होते हैं उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होती है, बर्न के बाद फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होती है, और स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है, प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और स्कार मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब हम पार्ट ए मतलब जनरल सर्जरी में पढ़ने वाले हैं। इसमें बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड हो चुका है कि कैसे क्या बर्न होता है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि बर्न क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपके इसमें टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कॉमन सर्जिकल शॉक, हैमरेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वूंड इन्फेक्शन, अल्सर और एब्सेस, साइनस एंड फिस्टुला, बर्न, प्लास्टिक सर्जरी, हर्निया, कॉमन एब्डोमिनल सर्जरीज, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन सर्जिकल रिहैबिलिटेशन। अभी देखो इसमें बर्न में भी दिया हुआ है आपके टाइप ऑफ बर्न, डिग्री ऑफ बर्न, बर्न मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, ये सब आप किस में पढ़ेंगे, बर्न में। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी में प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, टेंडन और टेंडन ट्रांसफ़र, कॉस्मेटिक सर्जरी, स्कार मैनेजमेंट, ये सब हम प्लास्टिक सर्जरी में देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट बी, जिसमें आता है ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या है, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, लेबर और डिलीवरी का जो स्टडी की जाती है, ठीक है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी कैसे होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसमें देखो दिया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने जो फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दूंगी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसकी कैसे होती है, इसकी क्या होती है, कैसे प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, ये सब इसमें बताएंगे हम।
नेक्स्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर क्या होता है, लेबर कितने स्टेज में होता है, ठीक है। और उसके बाद सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, सी सेक्शन क्या होता है, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी अलग है, नॉर्मल डिलीवरी अलग है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, सी सेक्शन कैसे होती है, डिलीवरी के बाद मदर की केयर कैसे की जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोथेरेपी की क्या रोल होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, और डिलीवरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई जाती हैं, ठीक है। ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपने पहले पढ़ा भी होगा, आपने अगर थर्ड ईयर सॉरी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा ओबीजी वगैरह, तो आपने ये पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है, अच्छा लगने वाला है, हम आगे इसकी ही स्टडी अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पार्ट सी। पार्ट सी में है आपके गायनकोलॉजी, ठीक है। गायनकोलॉजी में क्या है, गायनकोलॉजी में है आपका इंट्रोडक्शन टू गायनकोलॉजी, ठीक है। गायनकोलॉजी जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित डिजीज़ेस होती हैं, इनकी स्टडीज़ में की जाती है, ठीक है। जो फीमेल मतलब गायनकोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम समझ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या था, इसमें हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना था, ठीक है। इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखनी है, इसमें कैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, ठीक है। एंटीनेटल केयर हमें कैसे देना है, स्टेजेस ऑफ लेबर हमें देखना है, वजाइनल डिलीवरी देखनी है, ठीक है। और पोस्ट नेटल केयर कैसे करना है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ये सब इसमें आते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी में इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें हम डिजीज़ेस की स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेस होती हैं उसकी स्टडी करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और एमनोरिया, डिसमेनोरिया, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, पीसीओएस, ठीक है। पीसीओएस है, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर है, इनफर्टिलिटी है, मेनोपॉज है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। और दिया हुआ है, और इन सभी कंडीशन में फिजियोथेरेपी की क्या रोल होती है, ठीक है, ये भी जानेंगे। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, बीपीटी स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम बीपीटी थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे बताया, मैंने स्टार्ट किया कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या हमारे इस प्रोफेशन में क्या क्यों ज़रूरी है ये सब्जेक्ट, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँ, बीपीटी स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तो फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, सर्जरी क्यों पढ़ें। आप लोगों के मन में भी यही होगा कि हम तो फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, हमें क्यों सर्जरी पढ़नी है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है जो मैं आप लोगों को दे दूँ, फिजियोथेरेपिस्ट का काम केवल एक्सरसाइज करवाना नहीं होता है, आपका काम केवल एक्सरसाइज करवाना नहीं है, ठीक है। जबकि किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद उसे चलना सिखाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना, जॉइंट मूवमेंट वापस लाना, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, पेन कम करना, कॉन्ट्रैक्चर्स रोकना, स्कार को मैनेज करना, बैलेंस इम्प्रूव करना, फंक्शन वापस लाना, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, ये सब आपके काम है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट को सर्जरी की जानकारी नहीं होगी, ठीक, तो वो सही रिहैबिलिटेशन नहीं कर पाएगा। अब जैसे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ना आपको डिजीज़ पता है, ना आपको बर्न पता है,
ठीक है, और ना आपको फ्रैक्चर पता है। ऐसे में अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है, बर्न हो रहा है, आपको कैसी एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है। या फिर मान लो डिलीवरी हुई है तो उनको जो मदर हैं उनको कैसी एक्सरसाइज करवाएं कि जल्दी से रिहैबिलिटेशन उनका हो जाए, ठीक है, जल्दी से रिकवर हो जाए वो। या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख लें, कुछ एक्सरसाइजेस हमें ऐसी करवानी होती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ठीक। तो जब तक हमें नहीं पता होगा किसी चीज़ के बारे में, हम कैसे किसी का केयर कर सकते हैं ना, हम लोग केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। या हम लोग ये भी नहीं सोच के बैठ सकते कि नहीं हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमें क्यों पढ़ना है सर्जरी, हमें क्यों पढ़ना है बर्न, हमें क्यों पढ़नी है प्लास्टिक सर्जरी। हमारे कोर्स में ये नहीं है, लेकिन है ये हमारे कोर्स में, हमें इसकी नीड है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी एक्सरसाइज किस कंडीशन में प्रोवाइड करनी है, कौन सी डिज़ीज़ में हमें क्या। अब जैसे कोई फ्रैक्चर पेशेंट है, अब आप उसको डिलीवरी वाली तो एक्सरसाइजेस करवाएंगे नहीं, या फिर कोई डिलीवरी पेशेंट है उसको फ्रैक्चर वाली एक्सरसाइज, उसका जॉइंट मूवमेंट, ठीक है, जॉइंट को फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं करवाएंगे आप उसको, ठीक है, और आप उसको मसल स्ट्रेंथनिंग भी नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे आप, कैसे उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। जब तक आपको पता नहीं होगा आप कैसे कर सकते, नहीं कर सकते नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट का मेन एम क्या है, इस सब्जेक्ट का मेन एम है पेशेंट की जो डिज़ीज़ है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको समझना, ठीक, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना, सर्जरी क्यों हुई ये समझना, आखिर किस कंडीशन में सर्जरी हुई, सीवियर केस में हुई, क्या उनको ज़्यादा पेन हो रहा था, ठीक है, क्या हुआ है, किस कंडीशन में सर्जरी हुई है, ये हम देखेंगे। सर्जरी के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये समझना है हमें। रिकवरी की जो प्रोसेस है उसको समझना है, और सही समय पर सही फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हम इस सब्जेक्ट में क्या सीखेंगे, मैंने आपसे ये भी बोला था कि हमें क्या सीखना है इसमें, ठीक है। तो हम इस सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं। इस पूरे सब्जेक्ट में हम सीखेंगे डिज़ीज़ क्या है, डिज़ीज़ क्यों होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी कब की जाती है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे होता है, ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी कब शुरू होती है, किन पेशेंट में एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए, किन पेशेंट में तुरंत रिहैबिलिटेशन शुरू करनी चाहिए, पेशेंट को जल्दी रिकवर कैसे कराया जाए, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। अब है ये सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आएगा, आपके मन में ये भी क्वेश्चन है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ काम आना। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो लगभग हर डिपार्टमेंट में ये सब्जेक्ट काम आता है। जनरल सर्जरी वार्ड, आईसीयू, बर्न यूनिट, प्लास्टिक सर्जरी वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड और गायनकोलॉजी वार्ड, ऑब्स्टेट्रिक वार्ड, कार्डियोथोरेसिक वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, इन सभी जगहों पर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन सभी जगहों पर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब है फ्यूचर बेनिफिट्स, हमें फ्यूचर में इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके करियर में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन करेंगे, न्यूरो रिहैबिलिटेशन करेंगे, ठीक है, वुमेंस हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, आईसीयू फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, होम केयर करेंगे या अपना क्लिनिक खोलेंगे, हर जगह ये सब्जेक्ट यूज़फुल है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हर जगह यूज़फुल है। नेक्स्ट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं,
तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस इसका क्या है, ये सब्जेक्ट केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं है बल्कि बीपीटी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज एग्ज़ाम, एम्स, काफ़ी ऐसी जो जगह हैं जिनमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी रिक्रूटमेंट और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जनरल सर्जरी और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था हमारे कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स कि हमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे चले जाएं या फिर किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर फील्ड में आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, प्री डिलीवरी मतलब एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, प्रीनेटल, इसमें कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने एक बात और आप लोगों से बोली थी कि हम इसे थर्ड ईयर में क्यों पढ़ते हैं, ये बात मैंने आपसे बोली। थर्ड ईयर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो बीपीटी थर्ड ईयर सबसे इम्पोर्टेंस ईयर में से एक माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, लेकिन थर्ड ईयर ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहले और दूसरे जो ईयर हैं, ठीक है, इनमें आप एनाटॉमी बेसिक नॉलेज ले रहे होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एक आप स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि आपको क्या क्या इसमें स्टडी करना है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आप इसमें पढ़ेंगे कि इनकी डिजीज़ेस कैसे होती हैं, ठीक है, इनमें कॉम्प्लिकेशन कैसे होते हैं, इनकी सर्जरीज कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब थर्ड ईयर में उन सभी विषयों जो जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है, यहीं से आप समझना शुरू करते हैं कि रियल पेशेंट में कैसे डिज़ीज़ कॉज होती है, कैसे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, कैसे फिजियोथेरेपी का मेन रोल इसमें होता है। ठीक है, और इसीलिए थर्ड ईयर को क्लिनिकल फाउंडेशन ईयर भी माना जाता है। ठीक है, बीपीटी थर्ड ईयर को क्या माना जाता है, क्लिनिकल फाउंडेशन ईयर भी इसे माना जाता है। ठीक है, आप इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, तो हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एनाटॉमी, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, या तो फिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं हम लोगों का। ठीक है, इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं विशेषता है, ठीक है, तो क्या है, ये सब्जेक्ट केवल थियरी नहीं है, ये आपको पेशेंट के बारे में क्लिनिकल थिंकिंग सिखाती है। ठीक है, क्या सिखाती है, क्लिनिकल थिंकिंग सिखाती है। आप सीखेंगे किस पेशेंट को तुरंत एक्सरसाइज करवानी है, किस पेशेंट को आराम देना है, किस पेशेंट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है, किस पेशेंट में वॉकिंग शुरू करवानी है, किस पेशेंट में फिजियोथेरेपी डिले करनी चाहिए। यही क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हम इसमें कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जनरल सर्जरी पढ़ेंगे, बर्न पढ़ेंगे, प्लास्टिक सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे स्टडी होगी, फिर कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें नीचे भी दिया है, पेन रिलीफ, अर्ली मोबिलाइजेशन, इम्प्रूव ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, रीस्टोर स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट का रोल है ये सब। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया है क्लास, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, कैसे हमें इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बता दिया आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका जो भी
स्टार्टिंग से इसका सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है उससे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा क्लास। बाकी थैंक यू।